Hello, good morning, dear students. Here we are with new chapter, that is chapter 8 of class 11th. The name of this chapter is Cell, the unit of life. What we are going to study in this chapter about the cell, about cell theory, an overview of cell, their types, prokaryotic and eukaryotic. As we know, the cell is the structural and fundamental unit of life. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम सेल के डेफिनेशन के बारे में, अबाउट द सेल थ्योरी और ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे. तो हु डिस्कवर्ड द सेल? वी ऑल नो अबाउट इट, रॉबर्ट हुक. Robert Hooke discovered the cell theory in the honeycomb. So you have already know about this chapter very well, about eukaryotic cells, prokaryotic cells. First of all, we are moving on the summary of the chapter, जो जिससे आप लोग जो है समझने में आपको इजी हो जाए. तो सबसे पहले हम समरी को पढ़ेंगे कि पूरा कंप्लीट कलेक्शन चैप्टर का क्या दे रखा है इसके अंदर. यस, हियर वी आर ऑन द समरी ऑफ दिस चैप्टर, देन देयर एक्सरसाइजेस. व्हाट द समरी सेज, you have to focus on it. All organisms are made of cells or aggregates of cells. As we already know कि जो भी एनिमल्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनिमल्स की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो प्रेजेंस है सेल की वो मस्ट होती है, क्योंकि सेल्स की वजह से ही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड एग्रीगेट ऑफ सेल्स, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिससे मिल करके उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. ओके, सेल्स आर वेरी इन शेप, साइज एंड एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस. सेल्स के अपने अपने डिफरेंट शेप्स होते हैं, उनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, वो हर एक्टिविटीज़ को डिफरेंट टाइप से परफॉर्म करते हैं, उनका फंक्शन अलग होता है. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो एक ही तरीके की होती हैं, नहीं, उन सेल्स में भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स से अपने आप को परफॉर्म करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में फाउंड होती हैं, बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो आपके मल्टी सेल्युलर में फाउंड होती है. तो हम ये इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट लाइन. बेस्ड ऑन द प्रेजेंस or absence of a membrane bound nucleus and other organelles, cells are hence organisms can be named as eukaryotic and prokaryotic. अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं व्हाट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिसेल्युलर सेल्स, जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती है. और यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑल्सो नोन एज मल्टी सेल्युलर सेल्स, और ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वी, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. तो यहाँ पर ही हमने दो टाइप के सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिए, जो कि अलग अलग डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को अटेम्प्ट करते हैं. यहाँ बात करते हैं क्लियर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूनिसेल्युलर होती है, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं, तो वो यूनिसेल्युलर होती हैं.
बहुत ही छोटी होती हैं, वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज, और हम उनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करती हैं और उनको हम इजीली देख सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म वेरी वेल। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। एक यूकैरियोटिक जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आप पढ़ते हैं, दे आर प्रोबेबली यूकैरियोटिक सेल्स, और इनमें सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनमें साइटोप्लाज्म, जिनके ऑर्गन्स हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं। नाउ प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और इनमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये रहती है कि यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल आपने इस तरीके की देखी होगी अगर 9th क्लास में पढ़ी होगी, तो प्लांट सेल के चारों तरफ आउटर कवरिंग पर एक सेल होती है। बट जो एनिमल सेल होते हैं, इस तरीके की एनिमल सेल होती है, दे आर नॉट हैविंग देयर आउटर सरफेस और आउटर कवरिंग, तो उनकी सेल वॉल नहीं होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इजीली लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है, और जो इसका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसको अच्छा बनाता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, जो अंदर की जो लेयर होती है, जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ये इसका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, या इसकी आउटर सरफेस हो गई, इसमें बीच में ये रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक लिक्विड स्ट्रक्चर रहता है, वी कैन शो इट विद डॉट डॉट डॉट, यस यू कैन सी वेरी इजीली। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके चारों तरफ रहते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर, और देयर गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स रहते हैं, वैक्यूल्स रहते हैं, और लाइसोसोम्स रहते हैं। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स है बहुत सारे इसमें साइटोप्लाज्म में बने रहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका रहता है साइटोप्लाज्म का पोर्शन, और ये होता है इसका न्यूक्लियस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो इनके 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें। तो अब जो इनके सेल के ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स जो फंक्शन करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे ऑल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, नॉट इन न्यूक्लियस, नॉट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे ऑल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो जो इनके जो सेल के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये आपका सेल स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियस है, तो इसमें ये डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में दिस इज़ नोन एज द साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सिचुएटेड रहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ द ऑर्गन्स आर, you can see very well, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles, etc. All cell organelles परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शंस। हर एक सेल ऑर्गन का अपना प्रॉपर फंक्शन होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को आपने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जनरेट करता है एनर्जी, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसे पावर हाउस कहा जाता है। तो इसी तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लाइसोसोम्स का, वैक्यूल्स का अपना एक प्रॉपर फंक्शन होता है और वो अपना प्रॉपर फंक्शन अटेम्प्ट करते हैं। नाउ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला दैट फैसिलिटेट लोकोमोशन। जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं सेल्स के, वो क्या करते हैं? सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन करते हैं। आपने देखा होगा मोटाइल स्ट्रक्चर इस तरीके का, अगर कोई सेल बॉडी है तो इसकी जो पोल्स होती हैं उन पर ये फ्लैजेला की तरह टेल लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, या फिर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे 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 से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या करते हैं? उनको लोकोमोशन में और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नाउ इन animal cells, centrioles also form spindle apparatus during cell division. स्पिंडल apparatus जो है वो सेल डिवीजन की ड्यूरेशन में बनाते हैं। स्पिंडल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, डायमंड शेप स्ट्रक्चर। तो ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो कब होता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो स्पिंडल फॉर्मेशन भी करती हैं ये सेल्स। न्यूक्लियस कंटेंट्स, अब बात हम न्यूक्लियस की कर रहे हैं, जो हमारे सेल का जो सबसे मेन पार्ट होता है और मिडिल पार्ट होता है। न्यूक्लियस कंटेंट्स न्यूक्लियाई, क्रोमैटिन नेटवर्क,
इट नॉट ओनली कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। अच्छा, न्यूक्लियर डिवीज़न की वजह से ही एक सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट होती हैं और जो पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड शेप्ड होता है। इट इज़ हैविंग आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो लिक्विड फिल होता है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये इसका क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ये इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। यू कैन सी इन दिस, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड्स जो बाद में रिजेंबलिंग करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं। नाउ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट विच सिचुएटेड इन दिस न्यूक्लियस दैट इज द न्यूक्लियोलस, दैट इज द राउंड शेप स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन को थ्रेड जो होता है उसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो लिक्विड फिल है इसमें, ये आपका न्यूक्लियोलस, दैट इज द क्रोमेटिन थ्रेड्स फाइबर दैट इज नोन एज क्रोमेटिन फाइबर्स, जो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो किसका है, न्यूक्लियस का। इट इज़ द कंप्लीट होल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। I hope you all understand. Now come to the next organ, that is endoplasmic reticulum. It contains tubules और सिस्टर्न। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है, ये जो मैसेजेस है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से जोड़ते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा सेल का, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इसको कवर अप करे रहते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो न्यूक्लियस की जो मैसेजेस हैं वो इन कवरिंग के थ्रू बाहर जाते हैं। तो न्यूक्लियस से ये क्या कर रहे हैं, ये मूव अप कर रहे हैं। न्यूक्लियस से मैसेजेस जो हैं वो साइटोप्लाज्म में भेजने का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन्स, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसमें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। नाउ द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक। द सिक्रीशन ऑफ सेल्स आर पैक्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रॉम द सेल्स। अच्छा, मेन फंक्शन जो गोल्जी बॉडीज़ का होता है उनका सिक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल सेल जो है वो सिक्रीट करता है, उसकी पैकेजिंग करने का काम होता है। तो वो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके रखता है। और लाइसोसोम क्या करता है, इट इज़ नोन एज सुसाइड बैग्स। और ये सुसाइड बैग्स क्या करते हैं, इनके जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ईट कर लेते हैं। एक तरीके के जो है वो स्कैवेंजर्स की फॉर्म में भी इसको काउंट किया जाता है। नाउ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। दे अक्कर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपने न्यूक्लियस के चारों तरफ स्ट्रक्चर देखा, तो ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इन स्ट्रक्चर में राउंड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यहाँ पर राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच रहते हैं। और राइबोसोम्स इससे मैसेजेस को प्रोटीन सिंथेसिस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाते हैं। तो मेन फंक्शन राइबोसोम का क्या होता है, न्यूक्लियस से मैसेजेस को लेकर के साइटोप्लाज्म में पहुंचाना। नाउ द नेक्स्ट दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एज यू ऑलरेडी नो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ बट इनर मेम्ब्रेन इज वेरी मच फोल्डेड। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज शू शेप स्ट्रक्चर। जो इसका आउटर सरफेस होता है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, बट इनर सरफेस जो होता है बहुत सारा राउंड 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 ये शेप का रहता है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और बहुत सारे फिंगर लाइक सिस्टर्नी प्रेजेंट रहती हैं, जो कि अपना पावर सप्लाई में इनको हेल्प करती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, नेक्स्ट इज इन प्लांट्स
sorry, plastids are pigments containing organisms फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। अच्छा, प्लास्टिड जो प्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोफिल या क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये कलर डेवलपिंग जो पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से प्लांट्स का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मैनर में डेवलप होता है, तो वो ये केवल प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट्स में ही फाउंड होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और इसकी वजह से ये अपने फोटोसिंथेसिस में तो हेल्पफुल कर हैं ही, मगर ये साथ ही साथ जो प्लांट का कलर डेवलपिंग पोर्शन है, जैसे कि पेटल्स का फॉर्मेशन है कलरफुल, लीव्स का ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल की वजह से, तो इन सब का फॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन। ग्रेना और स्ट्रोमा दो क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स होते हैं वो केवल इसी में रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो रिएक्शन होता है सनलाइट एब्जॉर्ब करने का वो ग्रेना में होता है और स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करता है। नाउ द नेक्स्ट इज द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं, विच कंटेन्स क्लोरोफिल, वेयर एज द अदर कलरफुल प्लांट्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, और उनमें जो प्लास्टिड होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है, विच में कंटेन्स द पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कलरफुल टेक्सचर मिलता है प्लांट्स को। नाउ द नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। आपने देखा न्यूक्लियस के ऊपर भी एक लेयर होती है, आउटर लेयर, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियर पोर्स। द इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेज न्यूक्लियर प्लाज्म, अंदर के पोर्शन में आपने देखा था न्यूक्लियर प्लाज्म फिल था, एंड द क्रोमेटिन मटेरियल। The cell is the structural or functional unit of life. As we know, the cell is the structural or functional unit of life. अच्छा, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, सॉरी, द फर्स्ट वन इज plastids are of 3 types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. The first one is chloroplast, chromoplast and the last is leucoplast. तो क्लोरोप्लास्ट, द वर्ड क्लोरो मीन्स ग्रीन, तो ग्रीन कलर का जो फॉर्मेशन करता है प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलरफुल, तो यहाँ पर ये कलरफुल जितने भी स्टेम है, ब्राउन कलर की फ्लावर्स की जो लीव्स वो पेटल्स होती हैं वो येलो और रेड वाइट जिस भी कलर की होती है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से बनती है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, दे आर कलरलेस। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्लास्ट। 3 प्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट समरी ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें हमने इनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, इनके टाइप्स, सेल के बारे में पढ़ा, सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ा, इनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, इनके फंक्शंस के बारे में, इनके साइज के बारे में। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज terms very well about the summary of this chapter. If you are having any queries related to this chapter summary, you can ask me very well. Or keep understanding, keep watching, complete your work properly, make notes properly. I am not telling about the deleted portions in these videos. सो मेक श्योर जो हम हेडिंग्स को छोड़ रहे हैं वो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे इसमें से सिलेबस से डिलीट हो चुका है। सो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड
और जो इनके नोट्स होंगे, जो इनके चैप्टर फिल कंप्लीट होने के बाद जो भी मटेरियल होगा, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, थैंक यू सो मच।